फिल्म की शुरुआत नाजी जर्मनी के सोवियत संघ पर हमले जिसे ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान होती है। नाजी सेना मॉस्को के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुकी है। जर्मन टैंक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनके हवाई जहाज आसमान में हावी हैं। इस वजह से सोवियत सेना का मनोबल गिर गया है और उनकी आपूर्ति लाइनें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सोवियत सेना के जूनियर लेफ्टिनेंट निकोलाई इलिशिन मॉस्को से कुछ ही किलोमीटर दूर बोवो गांव जा रहे हैं। वह सोवियत सैनिकों के एक समूह के लिए खाने की आपूर्ति ले जा रहे हैं, जिन्होंने गांव में एक अस्थायी कैंप स्थापित किया है। निकोलाई एक पुराने ट्रक में एक युवा सिपाही के साथ जमी हुई जमीन पर यात्रा कर रहे हैं। कुछ देर बाद वे एक मील के पास रुकते हैं। निकोलाई कुल्हाड़ी लेकर उतरता है और काट देता है ताकि दुश्मनों को गुमराह किया जा सके। अचानक एक जर्मन पैंजर टैंक पास की पहाड़ी पर दिखाई देता है और उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है। निकोलाई ट्रक में वापस आ जाता है और कुशलता से टैंक की गोलाबारी से बचने के लिए ट्रक चलाता है। निकोलाई के टैंकों और गोला बारूद के ज्ञान के कारण सोवियत जोड़ी बाल बाल बच जाती है। दूसरी तरफ बोवो गांव के अस्थायी कैंप में सोवियत कैप्टन एम अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं कि उनकी बटालियन के पास केवल एक ही टैंक बचा है। खुद एम गंभीर रूप से घायल हैं, जिससे टैंक की कमान संभालने वाला कोई नहीं बचता। हालांकि कमांडिंग ऑफिसर उन्हें आखिरी सांस तक लड़ने का आदेश देते हैं। सौभाग्य से निकोलाई उस रात खाने और आवश्यक आपूर्ति लेकर कैंप में पहुंचता है। एम को पता चलता है कि नया आया व्यक्ति एक गोला बारूद अधिकारी है और तुरंत उसे एकमात्र उपलब्ध टैंक का कमांडर नियुक्त कर देता है। उनका मिशन सोवियत बटालियन और एक अस्पताल को आने वाले जर्मन हमले से बचाकर पीछे हटने में मदद करना है। निकोलाई को एक क्षतिग्रस्त टैंक की कमान सौंपी जाती है, जिसके पिछले कमांडर की मृत्यु हो गई थी और अब एक टैंक और कुछ पैदल सैनिकों के साथ जर्मनों की आगे बढ़ने की रफ्तार को रोकने की जिम्मेदारी निकोलाई पर आ गई थी। निकोलाई ने तुरंत कैंप के आसपास की स्थिति संभाली और उन सैनिकों को इकट्ठा किया जो उसके साथ लड़ेंगे। उसने उन्हें मिशन के बारे में जानकारी दी। शुरू में सैनिकों को यह हास्यास्पद लगा कि वे एक टैंक के साथ मजबूत जर्मन सेना का सामना करेंगे। हालांकि निकोलाई एक गंभीर व्यक्ति था और किसी भी तरह की कायरता बर्दाश्त नहीं करता था। उसने उनकी आलस्य पर फटकार लगाई और उन्हें टैंक के हर हिस्से की अच्छी तरह जांच करने का आदेश दिया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे फिर से शिकायत करते हैं तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद वह रणनीति बैठक के लिए चला गया और सैनिकों को टैंक को हमले के लिए तैयार करने और अतिरिक्त गोला बारूद लोड करने का आदेश दिया। अगले दिन जर्मन एसएस स्टैंडार्टेनफुहर यागर और उसके आदमी पास की पेड़ों की रेखा के पीछे से गांव का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें लगता था कि रूसी कुछ योजना बना रहे हैं, लेकिन वह आत्मविश्वास से अपने दल को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। उनके अनजाने में निकोलाई और उसके दल ने जर्मन पैंजरों के पलटवार की योजना बनाई थी। सोवियत सैनिकों ने अपना टैंक एक घास के ढेर के पीछे छिपाया था और सही मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब जर्मन टैंक रेंज में आ गए तो यागर ने अपने आदमियों को रुकने का आदेश दिया। चालाक अधिकारी ने दूरबीन से गांव का निरीक्षण किया और एक शेड के अंदर एक तोप देखी। उसने अपने 4 टैंकों को आगे बढ़ने और शेड को उड़ा देने का आदेश दिया। उसे यह नहीं पता था कि तोप सिर्फ लकड़ी की बनी थी और यह उसके दुश्मनों द्वारा रची गई एक चाल थी। तभी सोवियत टैंक ने एक आर्मर पियर्सिंग गोला दागा, जिसने 2 जर्मन टैंकों को एक साथ नष्ट कर दिया। उन्हें अब अपने दुश्मनों का खुले में सामना करना पड़ा। निकोलाई ने अपने आदमियों को अपने टैंक को गांव के किनारे की ओर ले जाने का आदेश दिया। जर्मन सैनिकों ने पैदल चलकर पलटवार किया और सोवियत टैंक के फिर से हमला करने की प्रतीक्षा की। हालांकि सोवियत पैदल सेना ने जर्मन सैनिकों को मार गिराया। एक तीव्र झड़प छिड़ जाती है, जिसमें सोवियत सैनिक 6 पैंजरों को नष्ट करने में सफल होते हैं। दुर्भाग्य से यागर और उसके आदमी दुश्मन टैंक का पीछा करने में सफल हो जाते हैं और अंततः आमने सामने की लड़ाई में खड़े हो जाते हैं। वे एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और दोनों टैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आधे रूसी दल की मौत हो जाती है जब वे अपने जलते हुए टैंक से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन निकोलाई किसी तरह बाहर निकलने का प्रबंधन करता है और गंभीर रूप से घायल ड्राइवर स्टेप को भी बाहर खींच लेता है। यह देखकर घायल यागर अपने पैंजर से बाहर निकलता है और उन पर गोली चलाता है, लेकिन चोटों के कारण बेहोश हो जाता है। निकोलाई और स्टीन दोनों जीवित हैं, लेकिन जल्द ही जर्मनों द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं। दृश्य 3 साल बाद जर्मनी के थिया कंसंट्रेशन कैंप में एक ट्रेन के आने पर शिफ्ट होता है और युद्धबंदी बाहर निकलते हैं। जेलर कैदियों का स्वागत करता है और रूप से कैंप को एक रिसोर्ट के रूप में संदर्भित करता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि जर्मन अब उनके मालिक हैं। यह तब पता चलता है कि निकोलाई वर्षों से कैंप में कैदी रहा है और उसने अपना नाम देने से इनकार कर दिया है। एक द्विभाषी रूसी कैदी आन्या की मदद से जेलर उसे मारने की धमकी देता है। वह अपने आदमियों को निकोलाई को एक विशेष इकाई में डालने का आदेश देता है, जहां वे उससे उसके नाम और रैंक के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसे यातना देते हैं। कुछ हफ्ते बाद यागर कंसंट्रेशन कैंप में आता है।
वह कैंप में सोवियत से एक अनुभवी टैंक चालक दल की भर्ती करने के लिए जेलर से अनुमति प्राप्त करता है। यागर की योजना कैदियों का उपयोग नाजी पेंजर डिवीजन को प्रशिक्षित करने के लिए डमी विरोधियों के रूप में करने की है। अगले दिन वह कैंप के रिकॉर्ड देखता है और निकोलाई की तस्वीर पहचान लेता है। वह सोवियत सैनिकों की टैंकों में महारत से अच्छी तरह वाकिफ है और इसलिए एक बैठक आयोजित करता है। यागर निकोलाई को अपने कमान के तहत नाजी सैनिकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्र के प्रति विश्वासघात का कार्य मानता है और मदद करने से इनकार कर देता है। चालाक यागर फिर आन्या को मारने की धमकी देता है, जिससे अंततः निकोलाई को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगले दिन निकोलाई को कैंप में से अपना दल चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। वह 3 अन्य सोवियत सैनिकों को चुनता है जिनके पास पहले से टैंकों के साथ अनुभव है। स्टेप, जो उसका पिछला ड्राइवर था, योनो, जो एक गोला बारूद लोडर के रूप में काम करता था, और वोल्चको, जो पहले एक टैंक गनर था। इस समूह को एक कब्जे वाले सोवियत टैंक को ठीक करने और तैयार करने के लिए सौंपा गया है। निकोलाई टैंक के अंदरूनी उपकरणों का आकलन करने के लिए टैंक में प्रवेश करता है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद उसे एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। कई सड़ते हुए सोवियत सैनिकों के शव हैं, जो शायद नाजियों से लड़ते हुए मारे गए होंगे। वह अपने मृत साथियों को देखकर तबाह हो जाता है, लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे चौंका देता है। फर्श के नीचे छिपे हुए 6 राउंड आर्मर पियर्सिंग शेल और हैंड ग्रेनेड हैं। निकोलाई जल्दी से टैंक और राउंड दोनों का लाभ उठाने की योजना बनाता है। वह बाहर जाता है और यागर को अंदर मृत शरीरों के बारे में बताता है। वह अपने मृत साथियों को दफनाने की अनुमति भी प्राप्त करता है। निकोलाई और उसके दल के सदस्य फिर मृत शरीरों के साथ लाइव राउंड को ग्रे कपड़े से लपेटते हैं। वे फिर गोला बारूद और शव दोनों को पत्थर के ढेर के नीचे दफना देते हैं। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, चुने हुए सोवियत धीरे धीरे कब्जे वाले टैंक को बहाल और मजबूत करते हैं। निकोलाई गुप्त रूप से पूरे कैंप और उसके आसपास के क्षेत्र का एक मॉडल नक्शा बनाता है, जिसमें मिट्टी का ढेर का उपयोग किया जाता है। फिर वह अन्य सोवियत सैनिकों को जानकारी देता है और घोषणा करता है कि उसके पास भागने की योजना है। शुरुआत में टैंक चालक स्टॉप इनकार कर देता है और बताता है कि वे कभी नहीं भाग पाएंगे। हालांकि जब निकोलाई ने उसे याद दिलाया कि एक सैनिक का कर्तव्य अंत तक लड़ना है, तो वह अंततः मान जाता है। कुछ शाम बाद यागर आगामी परीक्षण के बारे में चर्चा करने के लिए निकोलाई को बुलाता है। जर्मन अधिकारी उसे उस जमीन के बारे में विस्तृत विवरण देता है जहां परीक्षण होगा। यागर यह भी बताता है कि टैंक को मैदान पर कहां तैनात किया जाना चाहिए। हालांकि निकोलाई कहता है कि उसे यह तय करना चाहिए कि टैंक कहां रखा जाएगा। इस तरह जर्मन प्रशिक्षुओं को अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटना होगा, जो उनकी वास्तविक जीवन निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार करेगा। यागर, जो निकोलाई की पिछली लड़ाई में चालाकी से प्रभावित था, आसानी से इस बात से सहमत हो जाता है। अगले दृश्य में अभ्यास का दिन आखिरकार आ जाता है और यागर प्रशिक्षु जर्मन सैनिकों को तैयार करता है। दूसरी ओर निकोल और उसके आदमी चुपके से पत्थर की कब्र से आर्मर पियर्सिंग शेल निकालते हैं और उन्हें अपने टैंक में लोड करते हैं। प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होता है और पहले जर्मन टैंक रूसी टैंक से संपर्क करने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा होते समय आन्या यागर के कार्यालय जाती है और एक नक्शा चुराती है जो क्षेत्र से बाहर एक सुरक्षित मार्ग दिखाता है। वह एक पास भी चुराती है जो उसे एक दिन के लिए कैंप से बाहर निकलने की अनुमति देगा। प्रशिक्षण मैदान में वापस निकोलाई का दल अपने आंदोलनों को छिपाने के लिए धुआं स्क्रीन बनाता है। जर्मन अभी भी मानते हैं कि टैंक निहत्था है और जो होने वाला है उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब टैंक एक गोला दागता है और प्रशिक्षु के पहले पैंजर टैंक को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो वे स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ सेकंड बाद एक और गोला सीधे अवलोकन टावर में दाग दिया जाता है। परिणामी विस्फोट में अधिकांश अधिकारी मारे जाते हैं, सिवाय यागर और एक अन्य सैनिक के जो आखिरी समय में बाहर कूद जाते हैं। टैंक फिर प्रशिक्षण मैदान के कार पार्क से गुजरता है और अंततः मुख्य द्वार से टूट जाता है। दूसरी ओर आन्या चोरी किए गए पास का उपयोग करती है और कैंप के ठीक बाहर निकटतम बस स्टॉप पर जाती है। टैंकर जल्द ही उसे ले जाते हैं, जो आम जर्मन लोगों के लिए आश्चर्य की बात है जो स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं। चोरी किए गए नक्शे की मदद से निकोलाई सोवियत सेना की अग्रिम पंक्ति की ओर चेकोस्लोवाकिया के लिए एक मार्ग की योजना बनाता है। कुछ घंटों के बाद निकोलाई और उसका भूखा दल कुछ आवश्यक ईंधन, नए कपड़े और ताज़ा भोजन खोजने के लिए एक शहर में रुकता है। शहर के लोग पूरी तरह से असहाय हैं क्योंकि वे सोवियत लोगों को अपनी जरूरत की हर चीज लेते हुए देखते हैं। जैसे ही वे शहर से बाहर निकलते हैं, वे अचानक एक टॉड एंटी टैंक गन से लैस एक नाकाबंदी का सामना करते हैं। निकोलाई का दल टैंक को सड़क से हटा देता है और जर्मन हमले से बचने के लिए सीधे जंगल में चला जाता है। वे मुश्किल से कई गोलियों से बचने में कामयाब रहे, लेकिन अंततः गहरे जंगल में गायब हो गए। इस बीच यागर को खबर मिलती है कि रूसी भागने वाले नाकाबंदी को पार करने में कामयाब रहे हैं।
उनका मानना है कि वे सीमा की ओर बढ़ रहे हैं और क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए हवाई समर्थन मांगते हैं। कुछ घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद स्टीन बताता है कि टैंक जल्द ही गर्म हो जाएगा। टैंक से बाहर आता है और पास की झील में स्नान करके अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता है, जबकि आन्या खाना बनाती है। इस बीच यागर निकोलाई से लड़ने के लिए एक डबल सीटर फाइटिंग एयरक्राफ्ट में आसमान में उड़ान भरता है। वह उन्हें ढूंढ नहीं पाता है, लेकिन वह उस रास्ते का पता लगाने में सफल हो जाता है जिस पर वे चेकोस्लोवाकिया पहुंचने के लिए चलेंगे। इसलिए जब वह जर्मन बेस पर वापस आता है तो वह 4 पेंजरों की कमान संभालता है। यागर की योजना सोवियतों को किंगल के एक छोटे से शहर में घात लगाकर पकड़ने की है, जो चेकोस्लोवाकिया के रास्ते में पड़ता है। जंगल में वापस निकोलाई एक बैठक आयोजित करता है, जहां वह टैंक को छोड़ने और अलग होने का सुझाव देता है। उनका मानना है कि अगर वे व्यक्तिगत रूप से जाते हैं तो उनके जीवित रहने का बेहतर मौका है। हालांकि दल उसके साथ रहने पर जोर देता है और अपने प्यारे टैंक को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। उस रात जब अन्य दल के सदस्य सो रहे होते हैं, निकोलाई और आन्या जंगल में एक दूसरे से बात करते हैं। यह स्पष्ट है कि दोनों के बीच एक रोमांटिक केमिस्ट्री बन रही है, लेकिन उनके अंतरंग क्षण को जल्द ही आने वाले टैंकों की धीमी आवाजों से बाधित किया जाता है। एक अनुभवी युद्ध के दिग्गज के रूप में निकोलाई को पता चलता है कि जर्मन उनका शिकार करने निकले हैं। वह आन्या को जंगल के पूर्व की ओर चलने और क्लिंग एंडल के पास एक घास के मैदान में उनका इंतजार करने के लिए कहता है। अगर वे अगली रात तक वापस नहीं आते हैं तो उसे अंधेरे के आवरण में छोड़ देना चाहिए। निकोलाई और दल फिर अलविदा कह देते हैं। कुछ ही घंटों बाद टैंक क्लिंग एंडल शहर में प्रवेश करता है, जहां इसका तुरंत 4 पेंजरों में से पहले से सामना होता है। वोल्च को जानता है कि जर्मन टैंक के सामने के हिस्से को भेदना लगभग असंभव है, इसलिए वह एक शानदार विचार के साथ आता है और पेंजर के ठीक नीचे एक गोला दागता है। गोला फुटपाथ से टकराता है और उसके अंडरबेली में प्रवेश करता है। दुर्भाग्य से यह केवल एक भीषण लड़ाई की शुरुआत साबित होता है। निकोलाई को पता चलता है कि वे शेष 3 पेंजरों से घिरे हुए हैं, जिनमें यागर द्वारा कमान संभाला गया एक भी शामिल है। सभी भागने के रास्ते अवरुद्ध हैं। वह वोल्चको को एक ग्रेनेड सौंपता है और उसे 3 में से एक पेंजर को विचलित करने का आदेश देता है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए वोल्चको ग्रेनेड लेता है और टैंक से बाहर निकल जाता है। भाग्य उसके पक्ष में है, क्योंकि पूरे शहर में घना कोहरा छा गया है। वह चुपके से एक पेंजर तक पहुंचता है और देखता है कि उसका हैच खुला है। उस जर्मन टैंक का कमांडर इलाके का सर्वेक्षण कर रहा है और वोल्चको को तब तक नहीं देखता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। लैडर जर्मन कमांडर को वापस अंदर धकेल देता है और अपना ग्रेनेड अंदर फेंक देता है। फिर वह जल्दी से हैच बंद कर देता है और तब तक इंतजार करता है जब तक कि अंदर के सभी लोग टुकड़े टुकड़े न हो जाएं। यह 2 अन्य पेंजरों को चौंकाने के लिए पर्याप्त है। स्टीन इस अवसर का उपयोग करता है और टैंक को आसपास की इमारतों के माध्यम से क्रैश कर देता है। वे एक दुश्मन टैंक के बगल में पहुंचते हैं और एक आर्मर पियर्सिंग गोला दागते हैं। अब तक उन्होंने 2 पेंजरों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। कुछ ही समय बाद अन्य 2 पेंजर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और एक निकोलाई पर निशाना साधता है। हालांकि वोल्चको, जो अब एक जर्मन टैंक के अंदर है। इसके बाद शेष 2 टैंक यागर और निकोलाई द्वारा कब्जा कर लिए गए शहर के बाहर जाते हैं और एक नदी के पार एक संकीर्ण पत्थर के पुल पर आमने सामने होते हैं। वे एक दूसरे पर चार्ज करते हैं और यागर टैंक पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन इसे अक्षम करने में विफल रहता है। दूसरी ओर निकोलाई के पास केवल एक गोला है और वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। कुछ सेकंड बाद दोनों टैंक एक ही समय में फायर करते हैं और परिणामी विस्फोट में अधिकांश जर्मन दल मारे जाते हैं। यागर, जो घायल है लेकिन अभी भी जीवित है, को पता चलता है कि उसका टैंक अब व्यावहारिक रूप से बेकार है। इसके बाद निकोलाई अपने ड्राइवर को पेंजर को रैम करने का आदेश देता है और उसे पुल के किनारे तक धकेल देता है। इससे यागर को हैच से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह निकोलाई को एक चोरी की राइफल लेकर निशाना साधता हुआ पाता है। हालांकि सोवियत सैनिक अपनी बंदूक रख देता है और अपने दुश्मन की जान बख्शने का फैसला करता है। वह यागर को सुरक्षित स्थान पर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लैडर छोड़ देता है। फिर यागर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसका पेंजर पुल के किनारे से टकराकर नदी में गिर जाता है। इस घटना के बाद सोवियत दल घायल वोल्चको को एक अस्थायी स्ट्रेचर पर ले जाता है और शहर के बाहर आन्या से मिलता है। फिर वे पैदल रूसी लाइनों की ओर बढ़ते हैं।